friends, this is the part fifth of export import procedures documentation at your video course. तो इससे पहले के जो 4 पार्ट्स थे हमने उनमें 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे एंड इसमें भी हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारे चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट का लास्ट पार्ट है। तो इसके बाद इसमें और कोई पार्ट ऐड नहीं होगा एंड जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए इसके अलावा आपका कोई भी और क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो जिनको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है आपके इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आई का एक बटन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप उस पर क्लिक करके भी अपने उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज का पार्ट आखिरी है और दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं दोस्तों, जो हमारा टारगेट है दैट इज़ 70% इन आवर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है एंड इट्स वेरी इजी टू अचीव। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ टफ टास्क, इट्स वेरी वेरी इजी। सिर्फ अचीव करने के लिए थोड़ी से एफर्ट्स और थोड़े से आपके हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, एंड आई होप दैट्स प्रीटी इजी फॉर यू। सो नो प्रॉब्लम, हम बहुत अच्छे से बहुत आराम से अपने 70% मार्क्स गेन करेंगे और इवन थोड़ी सी मेहनत आपने अच्छे से करी तो आप मैक्स टू मैक्स 80-85 भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड है और 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट्स, जो कि जून 2014 में आपका आया था। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है डीम्ड एक्सपोर्ट्स पर, जो कि लगभग 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। As a result of liberalization in India's foreign trade policy, there are no restrictions on imports. Comment again 10 मार्क्स का क्वेश्चन और अगर मैं बात करूं आपका तो ये जून 2011 में आ चुका है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन जो कि आपके आगे भी काम आने वाला है, तो इसको समझना ज़रूरी है, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाला है। Okay, so without further ado, let me start our first question. So the first question जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट्स। जून 2014 में आपका आ चुका है क्वेश्चन। तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है डीम्ड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है कि होते क्या हैं ये। तो डीम्ड एक्सपोर्ट रेफर टू दोज ट्रांजैक्शंस इन विच द गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव द कंट्री। ठीक है, तो ये वो एक्सपोर्ट होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पर जो गुड्स होती है, जो हमारे आइटम्स होते हैं जो सप्लाई किए जाते हैं, वो कंट्री से बाहर नहीं जाते। सेकेंड पॉइंट, द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज़ डन बाय द मेन और सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और जो सप्लाई होती है गुड की वो या तो मेन या सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होती है और जो गुड्स होती हैं वो आपकी मैन्युफैक्चर की जाती हैं इंडिया में। ठीक है, तो वो गुड्स वो ट्रांजैक्शन जिसमें जो हमारा आइटम है, सप्लाई करने वाला जो आइटम है वो इंडिया से कंट्री से बाहर नहीं जाता, वो कहलाता है डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ प्रीटी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो दोस्तों अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3 में कि कौन कौन सी गुड्स आपकी कहलाती हैं डीम्ड एक्सपोर्ट गुड्स। तो द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ गुड्स आर एज्यूम्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। Number 1, supply of goods against advance authorization, duty-free import authorization or DFRC under the duty exemption or remission scheme। ठीक है, कोई भी गुड्स जो कि आपकी सप्लाई की जाती है अगेंस्ट दी एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन और DFRC के अंदर आपकी ड्यूटी एग्जाम्पशन और रेमिशन स्कीम में, तो वो आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगी। नंबर सेकंड पॉइंट, गुड्स सप्लाइड टू 2 यूनिट्स लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOUS। सेकंड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स दैट इज EPZS, special economic zones that is SEZS says, and fourth one is the software technology park which can be written as STP. Next is the export house technology park EHTP। ठीक है,
तो कोई भी गुड्स जो कि इन यूनिट्स को सप्लाई होती है जो मेंशन है वो कहलाएगी आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो या एक्सपोर्ट हाउस टेक्नोलॉजी पार्क हो. ओके, let's come to the next point. So our point number 3 says supply of goods to holders of license under EPCG scheme. ठीक है, तो किसी भी गुड्स की सप्लाई जो कि एक लाइसेंस्ड होल्डर को की जाती है अंडर EPCG स्कीम. EPCG की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स. सो अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम आपकी कोई भी गुड्स की सप्लाई लाइसेंस होल्डर को की जाती है तो वो आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगी. पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा, दैट सेज गुड्स सप्लाइड टू प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय मल्टीलेटरल और बायलेटरल एजेंसीज एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो कोई भी तरह की गुड्स जो कि आपके प्रोजेक्ट में की जाती है सप्लाइड, जो कि या तो मल्टीलेटरल एजेंसी के थ्रू या फिर बायलेटरल. बायलेटरल का मतलब होता है जहाँ पर दो एजेंसीज आपस में बिजनेस करती हैं, और मल्टीलेटरल जहाँ बहुत सारी एजेंसीज आपस में काम करेंगी तो मल्टीलेटरल एजेंसीज कहलाएंगी. एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर ऐसी कोई प्रोजेक्ट को गुड सप्लाइड की जाती हैं तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगी. और अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, इट सेज गुड्स सप्लाइड टू एनी ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स और रिफाइनरीज and coal hydrocarbons, rail, road, port, civil aviation, bridges and other infrastructural projects with a minimum specific investment of rupees 100 crore or more. तो ऐसी सिचुएशन में भी जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन कौन से आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो: पावर प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरीज, कोल हाइड्रोकार्बन्स, रेल रोड, पोर्ट, सिविल एविएशन, ब्रिजेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर मिनिमम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 100 करोड़ और हो सकता है तो उससे ज़्यादा भी हो. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा एक्सपोर्ट कहलाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट. ओके, तो पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा, इट सेज गुड्स सप्लाइड टू अ प्रोजेक्ट और पर्पस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलाउज द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट ज़ीरो कस्टम ड्यूटी. तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट या पर्पस जिसके रेस्पेक्ट में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो आपको ज़ीरो कस्टम ड्यूटी पर कोई भी गुड्स का इंपोर्ट करने को परमिशन दे देता है, तो उस केस में जो गुड्स सप्लाई की जाएगी वो कहलाएगी आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पर्पस जिसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, अपनी 100% परमिशन देती है बाहर से गुड्स मंगाने की एट अ ज़ीरो कस्टम ड्यूटी, ऐसे केस में जो आप गुड्स सप्लाई करेंगे वो आपकी कहलाएगी डीम्ड एक्सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है गुड्स सप्लाइड टू प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज. ओके, तो ऐसी कोई गुड्स जो कि सप्लाई की जाती है उस प्रोजेक्ट को जिसको फंड कर रही है यूनाइटेड नेशन एजेंसी, तो उस केस में भी जो हमारी एक्सपोर्ट होगी वो कहलाएगी डीम्ड एक्सपोर्ट. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, वेरी इजी टू रिमेंबर. जो हमारा 8th पॉइंट है, दैट सेज सप्लाई ऑफ मरीन फ्रेट कंटेनर्स बाय 100% EOUs, that is export oriented units, provided that such containers are exported out of India within 6 months or within such period as permitted by the customs. तो आपका कोई भी मरीन फ्रेट कंटेनर हो जो कि आपका 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में आता है, तो उस सिचुएशन में जो आपका सप्लाई होगा गुड्स का वो कहलाएगा आपका डीम्ड एक्सपोर्ट. बट यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि फुलफ़िल होना ज़रूरी है कि जो कंटेनर आप भेजने वाले हैं दैट शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन 6 months और विद इन सच पीरियड जो कि कस्टम के थ्रू आपको परमिटेड है. अगर आप नहीं करते देन द सेम विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डीम्ड एक्सपोर्ट. ओके, once again let me clarify this point to you. So
कोई भी आपका मरीन फ्रेट कंटेनर है 100% EOU में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, जो कि विद इन 6 मंथ्स या फिर वो पीरियड में जो कि परमिटेड है कस्टम्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है, तो उस केस में जो कंटेनर सप्लाइड होगा वो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट का पार्ट होगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब कुछ इम्पोर्टेंट आपको नोट्स बताना चाहूँगा डीम्ड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, एंड प्लीज़ डू एंश्योर दीज पॉइंट्स, very very important points. So deemed export shall be eligible for the following benefits. तो कौन कौन से benefits आपको मिलेंगे अगर आप deemed export करते हैं? तो सबसे पहला एडवांस ऑथराइजेशन फॉर इंटरमीडिएट सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट और ड्यूटी, ठीक है। Second one is the free import authorization. Once again, I'm repeating, free import authorization. Number third, deemed export drawback, and refund of terminal excise duty. Refund of terminal excise duty. So these are the 4 benefits that you will fetch from deemed export. ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट से ये 4 इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डीम्ड एक्सपोर्ट था उसका पॉइंट ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रीवियस पार्ट्स देखने के लिए आई का बटन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी अपनी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द वीडियोस आई हैव गिवन यू द लिंक्स, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके बारे में बात करते हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट। जून 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 10 मार्क्स का। तो हमें बताना है कि जो इम्पोर्ट है नाउ डेज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाउ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। सो आप इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट योर आंसर शुड बी इन डिटेल्स, क्योंकि 10 मार्क्स में आपको ऐसे ही नंबर नहीं मिलने वाले। तो आई हैव मेंशन्ड फ्यू पॉइंट which would be very very beneficial for you all. आप चाहें अपने आंसर में इजीली लिख के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। सो आवर आंसर would be that is completely true that as a result of liberalization in India's foreign trade policy, there are no restrictions on import. There are many provisions made to regulate and control import to ensure a free and fair trade relation with other countries, and the following are the provisions of import. ठीक है, तो बिल्कुल हम इस बात से 100% एग्रीड हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसने कोई भी कैसा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है इंपोर्ट पर, एंड इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इंपोर्ट एंड टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्री। ओके, तो अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इस रिगार्ड में बनाए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों। जो कौन से पॉइंट्स हैं, अब हम आ गए हैं अगले पॉइंट में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन का, दैट इज़ एक्चुअल यूज़र कंडीशंस। ठीक है, एक्चुअल यूज़र की कंडीशन में क्या क्या होगा। So any person is free to import any goods which are not in the restricted goods list. Actual user can import the following goods. ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है कोई भी गुड्स। अब कोई भी गुड्स अगर बोल रहा हूँ तो देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस इज वेल। ऐसी गुड्स जो कि हमारी रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की लिस्ट में आती हैं उनको छोड़ के कोई भी गुड्स इंपोर्ट कराई जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू। आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरह की गवर्नमेंट के एंड से। एंड एक्चुअल यूज़र कैन इम्पोर्ट द फॉलोइंग गुड्स। तो कौन कौन सी गुड्स आपकी इंपोर्ट कराई जा सकती हैं, आपकी कुछ गुड्स की डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यू कैन राइट दिस लाइक कैपिटल गुड्स हो गई, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, कंपोनेंट एंड एसेसरीज, consumable goods, spares and part, instruments and other goods. Okay, so these are the goods that can be imported by any actual user without any license. Okay, तो बात करेंगे अब पॉइंट नंबर 2 की, दैट इज सेकेंड हैंड गुड्स।
तो सेकेंड हैंड गुड्स के केसेस में हमारी क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी इंपोर्ट पर? तो ऑल सेकेंड हैंड गुड्स एक्सेप्ट द सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स are restricted for imports and their import is only permissible as per the export import policy. तो कैपिटल सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स को छोड़ के आप कोई और तरह की सेकेंड हैंड गुड्स अगर इंपोर्ट कराना चाहेंगे तो वो ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसको इंपोर्ट नहीं करा सकते। और अगर कोई भी गुड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर वो इंपोर्ट करानी है तो उसके लिए रेलेवेंट परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी गुड्स जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर परमिसिबल नहीं है तो उसको आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो import of second hand capital goods including spares are allowed freely except the below mentioned goods। तो अगर कोई भी कैपिटल सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कराना चाहेंगे इंक्लूडिंग द स्पेयर पार्ट्स तो उनका आपका इंपोर्ट फ्रीली अलाउड है, लेकिन कुछ गुड्स हैं जो आपकी कैपिटल गुड्स होते हुए भी आप उनको इंपोर्ट नहीं करा सकते, लाइक दी पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन्स, एयर कंडीशनर्स एंड डीजल जनरेटर्स। तो ये गुड्स आप नहीं इंपोर्ट करा सकते कैपिटल गुड्स होने के बावजूद भी। पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, photocopy machines, air conditioners, diesel generators, and I'm talking about the second hand goods, नई चीज़ें मंगा सकते हैं आप, ओके। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स के केस में आपका क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। So gifts can be imported without any restrictions unless such goods are not in the restricted goods list. तो आप गिफ्ट अगर इंपोर्ट करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। बस जो भी आप आइटम या गुड्स या कोई कॉमोडिटी आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ गिफ्ट्स in terms of import. If I talk about, there is no restriction at all. Now fourth point says import on export basis, ठीक है, import on export basis, new or second hand jigs, fixtures, dies, molds, press tools, constructions machinery, containers or packages and other equipments can be imported for export without a license on execution of legal undertaking with the customs। तो कस्टम्स की परमिशन लेने के बाद आप चाहें तो ये सारी चीज़ें क्या करा सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। विदाउट एनी लाइसेंस यू कैन डू दैट, चाहे वो आपकी नई या सेकेंड हैंड जिग्स हो, फिक्चर डाइस माउल हो, प्रेस टूल्स हो, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो, कंटेनर्स हो या पैकेजेस हो, ठीक है, आप फ्रीली इंपोर्ट करा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ओके। बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 5 की, दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स अब्रॉड, ठीक है। तो कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट जो इंपोर्ट कराए जाएंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए जो कि आपका किसी और कंट्री में होगा, नॉट इन इंडिया बट इन अ फॉरेन कंट्री, ओके। इफ़ एन इंडियन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट अब्रॉड he may import used construction equipment, machinery related spare parts up to 20% of CIF value of such machinery, tools, accessories without a license and without any restriction। तो बिना कोई लाइसेंस और बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के अगर कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कोई फॉरेन प्रोजेक्ट लेता है तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, उनके स्पेयर पार्ट्स, जिसके लिए थोड़ी सी कंडीशन है आपकी 20% ऑफ द CIF वैल्यू ऑफ सच मशीनरी और टूल्स हुए, एक्सेसरीज रिलेटेड हुई, उनको करा सकता है इंपोर्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनी पर्टिकुलर लाइसेंस, ओके। नाउ अब दोस्तों आई एम श्योर ये वीडियो काफ़ी काम आने वाली है आपको। प्लीज़ ये क्वेश्चन के आंसर जो मैं लिखवा रहा हूँ अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके। ज़्यादा चीज़ें नहीं करा रहा, आपको सिर्फ लिमिटेड एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अब्रॉड। So the following goods, whether imported or indigenous, can be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation of technology and re-import without a license। तो आपकी
कुछ गुड्स हैं जिनको आप अगर री इम्पोर्ट करते हो अब्रॉड तो वो आपकी अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस। तो जो गुड्स हैं वो आपकी हैं कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। तो इनका जो आपका री इम्पोर्ट है वो अलाउड है, और आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उन चीज़ों पे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है सेल्स ऑन हाई सीज। ओके, तो गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया में बी सोल्ड ऑन हाई सीज एज पर द एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस। तो अगर कोई भी गुड्स जो इंपोर्ट की जाती है इंडिया में उसको बेचा जा सकता है हाई सीज पर, बट इसके लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करना मैंडेट है। ठीक है, तो कोई भी गुड्स जो इंपोर्ट की जाती है इंडिया में उसको हाई सीज पर बेचा जा सकता है, बट एज पर दी लीगल प्रोविजंस अवेलेबल। ओके, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट होने वाला है वो है इंपोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग। तो इंपोर्ट जो है लीज फाइनेंसिंग के अंदर कैसा होता है, तो इंपोर्ट ऑफ अ न्यू कैपिटल गुड्स अंडर लीज फाइनेंसिंग डज नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस। तो आपका कोई भी इंपोर्ट जो लीज फाइनेंसिंग के अंदर किया जाता है उसके लिए कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो अभी ये हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा अगले चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अभी तक के लिए बस इतना ही, एंड आई थैंक यू ऑल। कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल प्रोवाइड you the same as soon as possible. Okay, thank you so much.